जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस महा मैराथन वीडियो में ईवीएस को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। मेरा मानना है साथियों कि अगर सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन के इन 100 प्रश्नों को आप लोग देख लेते हैं, इनको तैयार कर लेते हैं, तो एग्जाम हॉल में साथियों आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। क्योंकि साथियों मैंने यहां पर हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, तो 100 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है, यानी कि ईवीएस की आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? तो इन्वायरमेंटल स्टडीज कह सकते हैं, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, वनों को काटने का परिणाम होता है, यानी कि अगर वनों को काटा जाए साथियों तो क्या होगा? मिट्टी का क्षरण एवं अनियंत्रित बाढ़ आएगी, वर्षा और नमी में वृद्धि होगी, उष्णता में कमी होगी, या उपयुक्त सभी होगी। जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आप खुद बताइए, जब वनों को काटा जाएगा तो वर्षा में वृद्धि क्यों होगी? इसलिए तो गलत हो जाएगा। और उष्णता में कमी, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील साथियों कौन सी है? तो कौन सी है? चिल्का झील है। पूछा जो चिल्का झील कहां पर है, तो ओडिशा में स्थित है। चलिए, उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे गहरा महासागर साथियों आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है? तो कौन सा है? प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद देखिए कि भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो भौतिक वातावरण के कौन कौन से तत्व हैं? भूमि का रूप, ये भौतिक वातावरण का तत्व है। मृदा भी है और खनिज भी है, लेकिन बस्तियां नहीं है। नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान के प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है? कौन अधिक लाभदायक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, बात यहां पर की गई है, प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को अगर बढ़ाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो कमजोर छात्रों की मदद के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, या उसे जांच करने के लिए, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए? आप लोग का अगर आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो गलत होगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी कहता है उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना, तो खुद अध्ययन के लिए निर्देश देना, उसकी मदद करना है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी साथियों नहीं लग रहा है, अधूरा सा लग रहा है। देखिए, विज्ञान के प्रतिभाशाली की बात तो की गई है, प्रतिभाशाली छात्र की बात, तो यहां पर कमजोर छात्र की बात क्यों आ जाएगी? इसलिए ये गलत हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली छात्र होगा उसकी हम नई नई परियोजनाओं में उसकी मदद कर सकते हैं, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए कि मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए किस पद्धति को अपनाएंगे? देखिए भाई, क्या कहा गया है? मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति की पद्धति कौन सी अपनाएंगे? तो खेल पद्धति अपनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? कभी भी साथियों ऐसा लिखा हो कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो हमें यह ढूंढना होगा कि कौन कौन से उद्देश्य हैं। एक सेकंड के लिए इसको भूल जाएंगे। तो हम लोग ये देख लेते हैं साथियों, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने के कौन कौन से उद्देश्य हैं? छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, यह हो सकता है उद्देश्य, तो बिल्कुल। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, यह भी उद्देश्य हो सकता है। छात्रों के मन को भ्रमित करना, क्या ये उद्देश्य हो सकता है? तो मैं कह सकता हूं नहीं हो सकता है। अब उद्देश्य नहीं हो सकता है, यही आपसे पूछा गया था। डी वाला देखते हैं, छात्रों के भ्रमित करना, अच्छा, मन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, ये यहां पर लाइन आ गई है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सिर्फ ये लिखा होता जैसे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हो तो इसलिए उत्तर हो गया, लेकिन जो सबसे नजदीकी हमें उत्तर ढूंढना होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। तो देखिए, अगर बालक है तो बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो साथियों, क्या यहां पर पूछा गया है, अगर बात करें साथियों कि शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना नहीं, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव या सामाजिकरण को बढ़ावा देना। देखिए, भ्रमण का उद्देश्य ये क्यों होगा? और टीम भावना को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। छात्रों के प्रत्यक्ष अनुभव के लिए साथियों जो है ये उद्देश्य हो सकता है
शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। पानी की कमी का क्या तात्पर्य है? मान लीजिए शब्द है पानी की कमी, इसका मतलब क्या हुआ साथियों? जल संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, तो यहां पर तो कमी की बात की गई है, यहां पर पर्याप्त उपलब्धता की बात की गई, इसलिए गलत हो जाएगा। खारे पानी की अत्यधिक उपयोग गलत हो जाएगा। जल संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता, ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। अपर्याप्त यहां पर शब्द आया है, इसलिए आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए, प्राकृतिक वातावरण में मृदा का अध्ययन किसके नाम से जाना जाता है साथियों? अगर बात करें, देखिए मृदा विशेष ज्ञान होगा तो नहीं होगा, अगर बात करें भूमि विज्ञान होगा, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए ईवीएस पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है किसको मिलता है? आपसे पूछा जा रहा है विद्यार्थियों को मिलता है या प्रशिक्षक को मिलता है? तो साथियों अगर बात करें, देखिए ईवीएस पाठ योजना निर्माण कौन करता है? एक शिक्षक करता है यहां पर साथियों, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो शिक्षक के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पाठ योजना निर्माण कौन करेगा? शिक्षक करेगा, इसलिए इसका फायदा किसको मिलेगा? शिक्षक को ही मिलेगा। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है, तो साथियों मानचित्र को पढ़ने के लिए क्या आवश्यक है? उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल होना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता होना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता होना जरूरी है, तो मैं कहूंगा नहीं। यहां पर साथियों क्या लिखा ऑप्शन नंबर डी में? यहां पर स्थान होना चाहिए। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता होना जरूरी है, यह आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, जिनका भी आंसर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, क्यों? क्योंकि वे एक संकेतक हैं बुझो के, क्या लिखा हुआ साथियों यहां पर बच्चों होना चाहिए। बच्चों को क्या नहीं पता है, इसके संकेतक होना चाहिए। देखिए ईवीएस वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न, बच्चे जो टीचर से प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बच्चे क्यों पूछते हैं? बच्चों को क्या नहीं पता है, जो नहीं पता है उसके बारे में पूछते हैं, या बच्चे क्या जानना चाहते हैं? देखिए प्रश्न वो पूछेंगे जिसके बारे में बच्चे और ज्यादा जानना चाहेंगे, उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे। यह स्वीकार करता है कि शिक्षक समझने में सक्षम नहीं है, तो यह भी नहीं होगा। बच्चे की याद करने की क्षमता, यह भी नहीं होगा। तो साथियों इसका सबसे मजबूत उत्तर जो होगा, यानी कि प्रश्न से सबसे नजदीकी उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए, यानी कि वनों का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल होना चाहिए? तो मैं आपको कहूंगा कि साथियों 33% होना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित या स्कूल केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित या शिक्षक केंद्रित? तो साथियों जो पूरी शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, यानी कि बच्चे को मानकर केंद्र में ही पूरी शिक्षा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चे के खिलाफ कोई बात नहीं कही जा सकती है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए सामान्य तत्व जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों में मौजूद हैं, यानी कि साथियों कार्बन की जब हम बात करते हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और प्रोटीन दोनों मौजूद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो साथियों किससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? क्या सामाजिक वानिकी से बिगड़ेगा? तो नहीं। वन महोत्सव होने से बिगड़ेगा? तो नहीं। वन रोपण से बिगड़ेगा? तो नहीं। साथियों लकड़ी को काटने से बिगड़ेगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित जानवरों में से किस समूह में उत्कृष्ट दृष्टि है और मनुष्य की तुलना में चीजों को 4 गुना अधिक देख सकते हैं? तो इस साथियों इसका राइट आंसर अगर बात करें, क्या मधुमक्खी 4 गुना देख सकती है? नहीं। क्या बाघ देख सकता है या बैल देख सकती है? तो नहीं। क्या छिपकली देख सकती है? तो नहीं। एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना है जिसमें 3 जीवों के नाम लिखे हैं, चील, बाज और गिद्ध। इनकी निगाह जो होती है मानव की निगाह से 4 गुना तेज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वन का संयोजन मिलता है? तो कहां पर मिलता है साथियों? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में मिलता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए
और मैं आपको साथियों बता देता हूं कि यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो 100 क्वेश्चंस अगर आप सफर में तय कर लेते हैं तो ईवीएस के सेक्शन में आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि साथियों ये क्वेश्चंस मैंने बहुत मेहनत के साथ साथियों निकाले हैं। ये समझ लीजिए डिक्टो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। हर एक क्वेश्चन साथियों इन 100 क्वेश्चंस में से होगा, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करता हूं। तो हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कोल्ड डिजर्ट कहलाया जाता है? तो लद्दाख को क्या कहा जाता है? कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए इसके पौधे में पत्तियां हैं, किसकी बात चल रही है आपसे पूछा जा रहा है। इसके पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तो किसके बीजों से तेल प्राप्त होता है? मैं कहूंगा सरसों के बीजों से तेल प्राप्त होता है और सब्जी की तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके पौधे में पत्तियां होती हैं। तो जिनका आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 27वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा आपसे जा रहा है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद को एकत्रित करने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? यानी कि जो बिहार के लोग मधुमक्खी पालन करते हैं वो कौन से महीने में करते हैं? तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न पंछियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। तो उल्लू की जब हम बात करते हैं साथियों तो बिल्कुल पीछे अपनी ये गर्दन घुमा देता है साथियों। ये एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है साथियों? तो किस पर आधारित है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर नहीं, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर तो नहीं, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर तो नहीं, शिक्षण विधि के सिद्धांत पर तो बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आंसर आपका डी हो जाता है। उसके बाद देखिए लिंग फैन किस देश का पकवान है? तो साथियों ये कहां का पकवान है? ये हांगकांग का पकवान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अवलोकन, प्रयोग और क्या चीज? विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो आपको ध्यान रखना है विज्ञान की 3 विधियां हैं, अवलोकन, प्रयोग और साथियों निगमन। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर यहां पर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है इकाई योजना की, दल की, सूक्ष्म शिक्षण की या अभिक्रमिक अनुदेशन की। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछा जाता है साथियों, आपको ध्यान रखना है। माइक्रो टीचिंग अगर बात करें शिक्षण कौशल के विकास के लिए सूक्ष्म शिक्षण की साथियों व्यवस्था की जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं? यानी कि वो ऐसा कौन सा राज्य है साथियों जहां पर बारिश बहुत होती है? तो असम की अगर बात करें, असम में कैसे मकान बनाए जाते हैं? तो जमीन से लगभग साथियों 10 से 12 फीट ऊंचे यहां पर से दीवारें उठाई जाती हैं साथियों, यहां पर घर बनाए जाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो लोग देख नहीं सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित कौन है? तो लुइस ब्रेल हैं। अगर बात करें कितने बिंदु होते हैं तो 6 बिंदु होते हैं। जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है साथियों? अगर बात करें कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है तो का से कश्मीर, का से कहवा, यानी कि जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाएगा चाय को? तो कहवा कहा जाएगा। उसके बाद देखिए खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों राजस्थान में मिलते हैं। जिनका आंसर यहां पर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र की अगर बात करें किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है तो सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। मधुमनी अगर बात करें मधुमनी चित्रकला कहां पर फेमस है साथियों? तो बिहार में ये फेमस है। ये कौन सी चित्रकला है? मधुबनी चित्रकला है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के नाम के लिए इसको इत्र नगरी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कन्नौज को कहा जाता है। वाराणसी को क्या कहा जाता है साथियों? मोक्ष नगरी कहा जाता है। ये सारी जानकारी अगर आप लोग याद रखते हैं तो मेरा मानना है साथियों एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है, यानी कि देखिए जब बच्चे की सारी उसको पढ़ा दिया जाता है, सब कुछ उसका तैयार करवा दिया जाता है, अब जब उसका आकलन किया जाता है तो आकलन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। पोर्टफोलियो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। कलचुड़ी की अगर बात करें जिसको इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, ये चिड़िया है एक, ये अपना घोंसला साथियों कहां पर बनाती है? तो साथियों पत्थरों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोयल अपने अंडे कहां पर देती है साथियों? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कौवे के घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बताइए।
तो देखिए, अगर बात करें साथियों भाषा कौशल के बारे में, तो ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, नहीं सीखे जा सकते, नेगेटिव बात है। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जा सकते, ये भी इसका उत्तर नहीं हो सकता। ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं या ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ थे तो बिल्कुल करेक्ट थे। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहां पर साथियों पाया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण पढ़ाने की विधियां हैं। तो पर्यावरण विधियों को पढ़ाने की विधि एक तो सहयोगात्मक अधिगम है, पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाने की ये विधि है। एक निर्देशित खोज है साथियों, तो बिल्कुल है। समस्या द्वारा स्पष्ट करना ये भी है। व्याख्यानों के द्वारा साथियों अधिगम को नहीं पढ़ाया जा सकता, यानी कि अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की ये विधि नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे को कभी भी हमें कोई सी चीज सिखाना है तो उसको हम एग्जाम्पल से सिखा सकते हैं, एक ग्रुप बना के सिखा सकते हैं, सवाल पूछ कर भी सिखा सकते हैं, लेकिन व्याख्या करके बहुत ज्यादा डिटेल में बताकर उसको कभी नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको करवा चुका हूं। तो मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था जिसमें 3 जीवों के नाम थे, चीलबाज चील, चीलबाज चील हो गया यहां पर। तो अगर बात करें चीलबाज गिद्ध कहां पर लिखे हुए हैं, चीलबाज आपके गिद्ध ऑप्शन नंबर सी में लिखे हुए, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। वह कौन सा जानवर पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। जानवर की अगर बात करें 4 पैर होते हैं, ठीक है। अब एक साइड के यानी कि सीधी तरफ के दोनों पैर वो आगे बढ़ाएगा, उसके बाद दूसरी तरफ के दोनों पैर वो आगे बढ़ाएगा। ऐसे कौन जानवर चलता है, तो जिराफ चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। हमारे आसपास से पाए जाने वाले निम्न जानवरों में से किस जानवर का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो साथियों, अगर बच्चे से ये प्रश्न पूछेंगे तो बच्चा तक बता देगा कि बंदर का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले, लगभग 8 से 10 साल पहले ऐसा हुआ करता था कि एक बंदर वाला आता था और वो बंदर के साथ कर्तव्य दिखाता था या बंदर कर्तव्य दिखाता था, तो बच्चे लोग हंसते थे। अब हंसते थे तो अपने घर से जो पैसे लाते थे, 2 रुपए 3 रुपए, वो उस बंदर वाले को दे देते थे। ठीक है ना, आपने कहानियां भी बहुत सारी पढ़ी होंगी इस विषय में। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण साथियों किसका करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए क्या लिखा हुआ साथियों, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हो गई। किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना होता है। देखिए, मान लीजिए आपने कोई साथियों पौधा लगाया, अब पौधा लगाया, पौधे का बीज बोया, तो वहां पर उसको उगने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तापमान? तो साथियों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आपको कोई नहीं बताएगा। इस प्रकार के प्रश्न अगर कोई यूट्यूब पर करा रहा है तो मुझे आप बता देना। यानी कि यूट्यूब की अगर बात करें साथियों, सबसे बेस्ट कंटेंट आपको टारगेट सिलेक्शन के माध्यम से दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा और बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता रहेगा। यानी कि जो लोग पेड कोर्स करके साथियों, पेड कोर्स लाकर अपना बैच चला रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क आपको वही कंटेंट दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी उससे बेस्ट कंटेंट। अगर बात करें साथियों, सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, बहुत ज्यादा समय नहीं होता है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा हो जाती है। कुछ लोग हमारी बहनें हैं जो घर का भी काम संभालती हैं, कुछ हमारे भाई हैं जो जॉब भी करते हैं साथ में, तो इसलिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तो मैंने क्या किया है साथियों कि मैं कम से कम कंटेंट आपको दूंगा, लेकिन परीक्षा वाला कंटेंट दूंगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए, उसके बाद देखिए, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, पूछा जा रहा है वन रोपण प्रक्रिया है, वन साफ करने की यह प्रक्रिया है वन रोपण, या पेड़ काटने की प्रक्रिया है, ज्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, या वन संसाधनों को एकत्रित करने की यह प्रक्रिया है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो कट जाएगा। वन संसाधनों को एकत्रित करने की मतलब वन के संसाधन मतलब लकड़ी को इकट्ठा करने की क्या प्रक्रिया है वन रोपण? तो मैं कहूंगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की प्रक्रिया है वन रोपण। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर साथियों, आरक्षित वन तो कहीं पर नहीं लिखा है, तो इसका राइट आंसर आपको जो होगा वो आरक्षित वन हो जाएगा। कौन सा वन भारत में अधिकतम वनाच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो आरक्षित वन है, ये आपको साथियों ध्यान रखना है।
प्रथम संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहां पर किया गया था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे अर्जेंटीना में इसका आयोजन किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि प्रथम जल सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो प्रथम जल सम्मेलन साथियों किस वर्ष में आयोजित किया गया था? अगर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है 1977 में किया गया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न, वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ये एग्जाम में आपके कई बार पूछा जा चुका है कि वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। उसके बाद देखिए जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे साथियों क्या कहा जाता है? आपको ध्यान रखना है यहाँ पर साथियों, उसको आदर्श वाचन कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। आदर्श वाचन उसको कहा जाता है जब टीचर एक हाथ में लेकर पुस्तक का वाचन करता है, तो आदर्श वाचन उसको कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ का पेयजल दशक कब मनाया जाता है साथियों? तो 1971 से लेकर 1980 तक मनाया गया था। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो 2:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई? ये एग्जाम में आपके इस बार प्रश्न पूछा जाएगा। तो 1972 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद देखिए पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या होता है साथियों? अगर बात करें पर्यावरण तकनीकी का विकास करना, या पर्यावरण के संकट को पहचानना, पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, या पर्यावरण के बारे में जानकारी एवं कुशलता विकसित करना, तो सबसे उपयुक्त उत्तर साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि पर्यावरण शिक्षा से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, बताइए। विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त हो जाएं, तो ऐसा तो भाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों पर बोझ डाल दिया जाए। और दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, तो ये सही उत्तर लग रहा है। विद्यार्थियों का मनोरंजन हो को, तो क्या ये पर्यावरण शिक्षा का अभिप्राय है? तो मैं कहूंगा नहीं। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे अच्छा जो साथियों ऑप्शन यहां पर है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए, ये पर्यावरण शिक्षा से अभिप्राय कहलाया जा सकता है। विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान होना ये जरूरी है, लेकिन इसका उत्तर साथियों नहीं होगा, यानी कि आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर 2 के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, पर्यावरण के संदर्भ में कौन सा तत्व सही है? तो पर्यावरण के संदर्भ में साथियों कौन सा तत्व सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्या पर्यावरण जैविक तत्वों का एक समूह है? तो बिल्कुल सही। पर्यावरण अजैविक तत्वों का समूह है? बिल्कुल सही। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक दोनों तत्वों का समूह है, तो ये साथियों उपयुक्त होगा, यानी कि आंसर आपका जो है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों समाहित हैं। उसके बाद देखिए औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है साथियों? व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, तो व्याख्यानों तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। संगोष्ठियों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, या प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा, तो सबसे उपयुक्त उत्तर साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला होगा। यानी कि औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का जो अर्थ होता है वो एक तरीके से प्राथमिक से उच्च स्तरीय शिक्षा में ही होता है। उसके बाद देखिए पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बताइए। देखिए प्रश्न एक ही तरीके के आपको लग रहे हो, लेकिन उनके उत्तर आपको अलग अलग लग रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में साथियों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें साथियों कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना, ऐसा होगा क्या साथियों? ये भी कह सकते हैं नहीं। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कह सकते हैं, खाद्य पदार्थों के उत्पादन पर जो, तो ये भी सही नहीं लग रहा है साथियों, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है वो आपको चुनना है। तो पर्यावरण की समस्या को हल करना हो तो सामान्य शिक्षा नहीं, अनौपचारिक शिक्षा नहीं, बल्कि पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए अगर पर्यावरण की समस्या को हल करना हो। यही सबसे साथियों उपयोगी सिद्ध हो सकता है। चलिए, पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या इन सभी पर। अब बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे होंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर डी नहीं है। यहां पर ध्यान से पढ़िए प्रश्न को कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ। पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिलना चाहिए। ऑलरेडी उच्च स्तर पर पर्यावरण को शिक्षण में स्थान मिला है और माध्यमिक स्तर पर भी पर्यावरण है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर साथियों नहीं था। तो इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, यानी कि पर्यावरण को शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर साथियों स्थान मिलना चाहिए।
उसके बाद देखिए प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो क्या प्रभावित करता है? जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करता है, तो कह सकते हैं हाँ। खान पान को करता है, बिल्कुल। यातायात के साधनों को करता है, बिल्कुल। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पर्यावरण शिक्षा की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस कहां पर आयोजित हुई थी? तो कहां पर आयोजित हुई थी साथियों? बेलग्रेड में आयोजित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट एग्जाम को क्रैक करना बहुत आसानी तरीके से, तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। क्योंकि साथियों जैसे जैसे एग्जाम आपका नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे साथियों वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है जो एग्जाम के लिहाज से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए एक समान होना चाहिए, आयु एवं शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, आयु के अनुसार होना चाहिए, या शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। तो साथियों अगर बात करें, ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। पर्यावरण के जैविक घटकों का विस्तृत अध्ययन किस विषय में करते हैं? तो किस विषय में साथियों करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो जैविक घटक है, अब जैविक घटक मानव है, जीव है, कोई भी जीव है, तो वो जैविक घटक के अंतर्गत ही आएगा। और इनमें से किसमें जैविक घटकों का अध्ययन किया जाता है? तो मैं कहूंगा नहीं, जीव विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अब उसके बाद देखिए भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो देहरादून में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 78% होती है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 76वें नंबर का प्रश्न बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहां पर साथियों स्थापित किया गया है? ओस्लो में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना योजना अपना धन योजना प्रारंभ की गई? क्या साथियों अपना वन अपना धन योजना कहां पर शुरू की गई थी, किस राज्य में शुरू की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश यहां पर होना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा अपना वन अपना धन योजना शुरू की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस साथियों कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो घूमती है साथियों, इसी वजह से दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए कि इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो अगर बात करें साथियों जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि जल पुरुष कहा जाता है। सलीम अली की अगर बात करते हैं साथियों, तो बर्ड्समैन कहलाया जाता है, ये बात आपको साथियों ध्यान रखना है। चलिए, और सुंदरलाल बहुगुणा जो है ना, ये वनों से संबंधित है, वन से। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सीटेट को बहुत आसानी से क्रैक किया जाए, तो मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपके सामने लगभग 13 से 14 वीडियोस हैं, वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। सभी को साथियों एक एक करके वॉच कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आपको देखने को मिले, मतलब मैक्सिमम चीज़ें उससे कवर आपकी हो जाएंगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो कहां पर है? नई दिल्ली में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। पृथ्वी का अपमार्जक कौन कहलाया जाता है? अगर बात करें साथियों जीवाणु और कवक की, तो इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का अपमार्जक कहे जाते हैं जीवाणु को और कवक को। उसके बाद देखिए साथियों जीव और वातावरण के बीच आपसी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन में किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत नहीं है? तो साथियों कौन है? सौर ऊर्जा है, पन बिजली है, भूतापीय ऊर्जा है, लेकिन बायोमास ऊर्जा नहीं है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए, इनमें में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? देखिए जब भी आपके सामने किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ जाए ना, तो आप ये ढूंढो कौन सा अजैविक घटक है, मतलब कौन कौन से अजैविक घटक हैं। तो अजैविक घटक साथियों क्या होते हैं जिसमें जान नहीं होती? तो पानी में जान नहीं होती है, तापमान में नहीं होती, मिट्टी में नहीं होती है, लेकिन सूक्ष्म जीव में होती है। इसलिए ये अजैविक घटक नहीं है, ये क्या है? ये जैविक घटक है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर 4 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के जंगल पाए जाते हैं साथियों? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। 87वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए
निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र की एक कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो साथियों कौन सा उत्पादकता है, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन है लेकिन परतों का अलगाव नहीं है, इसलिए सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। निम्न में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक नहीं है यानी कि अजैविक घटक कौन सा है? तो जैविक घटक तो ये है, जानवर भी जैविक घटक है, पौधे भी जैविक घटक है, जिसमें जान होती है ना, सिंपल से याद रखेंगे, जिसके अंदर जान है वो जैविक घटक है और जिसके अंदर जान नहीं है वो आपका अजैविक घटक है। तो मुझे बताइए, सूक्ष्म जीवों में जान नहीं होती है? होती है, तो जैविक घटक है। जानवर में जान नहीं होती, होती है। पेड़ पौधों में भी कहा जाता है जान होती, तो ये भी आपका क्या हो जाएंगे? जैविक घटक हो जाएंगे। नमी में जान नहीं होती है, तापमान में जान नहीं होती है, आर्द्रता में जान नहीं होती है, तो ये सारे के सारे अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, डेल्टा। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए कि पृथ्वी की ऊपरी परत जो मनुष्य जीवन, देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत क्या है? तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी की ऊपरी परत यही तो है ना। तो जो मनुष्य जीवन की मदद में सक्षम है, यानी कि मनुष्य यहीं पर तो साथियों रहेगा पृथ्वी की ऊपरी परत में, इसको क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर, जीव मंडल, ओजोन मंडल, स्थल मंडल। ये एक तरीके से स्थल है, तो इसको क्या कहा जाएगा? स्थल मंडल कहा जाएगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान साथियों कौन सा है? तो कौन सा है आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क है। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। केबुल लामजाओ जो कि विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों मणिपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो रेड डेटा बुक में दर्शाया जाता है, यानी कि लाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या होते हैं? लुप्त या खतरनाक या संकटापन्न या विरल। तो साथियों मैं कह सकता हूं, अगर बात करें साथियों के संकटापन्न की स्थिति में जो होते हैं, वो साथियों रेड डेटा बुक में उनका नाम दर्ज किया जाता है। टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? आपसे अगर एग्जाम में प्रश्न बन जाए तो 1973 आपको मारना है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार माना जाता है? तो प्रकृति के रडार की बात करें तो चमगादड़ को साथियों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का रडार कहा जाता है? बता चुका हूं, चमगादड़ को कहा जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। तो साथियों कहां पर है ये? एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न बन जाए तो मध्य प्रदेश आपको बताना, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कहां पर हैं? तो मध्य प्रदेश में है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में है? तो गा से गिर और गा से गुजरात, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 के साथ। भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पर पाए जाते हैं? तो जंगली गधों की अगर बात करें, ये साथियों कच्छ केरल में पाए जाते हैं, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। और जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर 2, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो साथियों मैंने आप सभी लोगों के लिए एक सीटेट की एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क प्लेलिस्ट है। उसका लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दिया है। वहां से जाकर उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेते हैं तो मेरा मानना है साथियों को एग्जाम में दिक्कत आपको महसूस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी तैयारी मान लेते हैं कुछ भी नहीं है और आप उन सभी क्लासेस को देख लेते हैं साथियों, तो कम से कम एग्जाम आपका क्वालिफाइड हो जाएगा। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कंटेंट मैंने देने की कोशिश की है और सबसे अच्छा कंटेंट मैंने देने की कोशिश की है। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और उसके अलावा साथियों एक डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, उसको भी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो इस वीडियो को अगर हो सके तो कम से कम अपने एक मित्र के पास पहुंचाएंगे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।